हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। देखिए, आज से 25 दिन के बाद यानी 22 से 25 दिन के बाद आपका बिहार डीएलएड का एग्जाम होने वाला है, जो कि टीचर के लिए होता है, आपको पता है। तो जब आप टीचर बनेंगे तो आप जब मैथ पढ़ाएंगे तो मैथ में आप अभी तो एग्जाम देंगे ऑब्जेक्टिव के अनुसार, तो उसमें आप ट्रिक के अनुसार आप पढ़ लेंगे। लेकिन जब आप स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, फिर वहां पे ट्रिक काम नहीं करता है, क्योंकि आप क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो है नहीं। आपको प्रोसेस दिखाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप दिखाना पड़ेगा कि कैसे बने, लेकिन पहले उसके लिए आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो टोटल बिहार डीएलएड में 25 क्वेश्चन मैथ का पूछा जाएगा। अगर आप अगले 20 दिन तक हमारे साथ चलते हैं तो 20 क्वेश्चन प्लस आप सॉल्व करने के लिए एबल रहेंगे, सक्षम रहेंगे, और तरीका मेन सीख जाएंगे, फॉर्मूला सीख जाएंगे, कौन से सवाल में कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है वो सीख जाएंगे। और 20 क्वेश्चन हम सबको आपसे डेली प्रैक्टिस करना है अगले 20 दिनों के लिए, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन 20 डेज, टोटल 400 क्वेश्चन, ठीक है। ये 400 क्वेश्चन आपको सिखाएगा क्या, ये मेनली है। ये 400 क्वेश्चन सिखाएगा क्या, तो ये 3 चीज आपको सिखाएगा। क्या क्या? तो नंबर 1, कोई भी सवाल को सॉल्व करने का तरीका, कैसे आप सवाल को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या सिखाएगा? फॉर्मूला, ठीक है, जिसको आप सूत्र कहते हैं। और तीसरा है कॉन्सेप्ट। मैथ कॉन्सेप्ट पे चलता है, ठीक है। मैथ ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख देंगे तो कुछ भी आंसर हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक सवाल में लॉजिक है, हर एक सवाल में फॉर्मूला है, और उसको बनाने का एक प्रोसेस है। तो इसको हम सब सीखने वाले हैं अगले 20 दिनों में। तो 20 दिनों में मैं आपको 400 क्वेश्चन करवाऊंगा बिहार डीएलएड के लिए। आप सब तैयार हो जाइए, कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए। खुद से सॉल्व कर सकते हैं तो खुद से सॉल्व कीजिए, नहीं तो मैं बता ही रहा हूं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब। और इसका मैं पीडीएफ आप सबको प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप सब बोर्ड से ही काम चला लेंगे, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखते हैं, पहले क्वेश्चन को, और एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो बोलता है, एक वृत्त का व्यास जिसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। देखिए, इस सवाल को, जो भी लैंग्वेजेस वाला सवाल होता है, उसको 2-3 बार आपको पढ़ना चाहिए। तो एक वृत्त का व्यास जिसका क्षेत्रफल पता नहीं है, ना व्यास पता है इस वृत्त का और ना क्षेत्रफल पता है इस वृत्त का, ठीक है। तो एक वृत्त है बड़ा सा, ना उसका व्यास पता है। ये व्यास क्या होता है? तो वैसी रेखा जो केंद्र को छूकर जाए उसको व्यास कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया व्यास। व्यास को हमेशा डी से निरूपित करते हैं। तो ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है, पता नहीं है कितना क्षेत्रफल है, यही निकालना है। ये वृत्त का क्षेत्रफल जो बना है वो दो वृत्त के त्रिज्या के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी एक वृत्त और एक और वृत्त, दोनों को जब मिला दिया तो एक बड़ा वृत्त का संरचना हो गया। एक वृत्त का त्रिज्या जो है वो है 24 सेंटीमीटर, एक वृत्त का त्रिज्या है वो है 7 सेंटीमीटर। इसको कैसे आप समझेंगे? तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। यानी व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या, या आप ऐसा लिख सकते हैं कि त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तरीका आप सीखेंगे, क्लास थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन आपको बैठ करके अलग हर एक सवाल को ध्यानपूर्वक देखना है। तो 24 और 7, तो बोलता है कि एक ऐसा वृत्त है जिसका त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, इसके अलावा एक और वृत्त है जिसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। दोनों को जब कंबाइन कर दिए, मिला दिए, तो एक बड़े वृत्त का निर्माण हो गया। ना उसका त्रिज्या दिया हुआ है, ना उसका व्यास दिया हुआ है, आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इसका हम सब क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और फिर इसका देखेंगे क्या होता है, ठीक है। अब मैं इसको रब करता हूं और एक एक करके आप समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले 24 सेंटीमीटर वृत्त वाले का निकालते हैं त्रिज्या। तो 24 सेंटीमीटर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ऐसा भी लिख सकते हैं, 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर। अब यहां पे आपको सबसे पहला, आप इस सवाल को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको वृत्त का क्षेत्रफल पता होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर हमारा कितना है? आर फॉर त्रिज्या, आर मतलब त्रिज्या होता है। ये सब आप सबको आई थिंक पता होगा, जब टीचर का एग्जाम दे रहे हैं तो ये सब तो नॉर्मल बात है। तो 24 सेंटीमीटर है आपका यहाँ पे त्रिज्या, और 24 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 576 पाई। इस पाई का वैल्यू 3.14 होता है,
और 22/7 होता है, तो इसको बैठाना नहीं है क्योंकि आगे चल के ये कट जाएगा। तो पहला निकल गया 24 सेंटीमीटर का। अब कौन सा निकालना है? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र वही रहेगा, वृत्त का क्षेत्रफल बदल नहीं जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू पता नहीं है, ना पता लिखना है। आर कितना है हमारा? तो 7 सेंटीमीटर इस बार बोला है, और 7 गुना 7 करेंगे तो 49 पाई। ये दोनों निकल गया। अब ये दोनों का क्षेत्रफल मिला करके एक बड़े वृत्त को बनाएगा। तो मान लेते हैं, माना बड़े वृत्त का व्यास, बड़े वृत्त का, बड़े वृत्त का व्यास x है। क्या है? x है। सबसे पहले इसका त्रिज्या निकाल लें, ठीक है। तो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है व्यास बटे 2। व्यास बटे 2। व्यास कितना है? x, तो x बटे 2 हो गया, ठीक है। x बटे 2 आपका त्रिज्या आ गया। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, फिर वृत्त का क्षेत्रफल आया, ठीक है। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, फॉर्मूला चेंज तो होने वाला है नहीं, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई का वैल्यू लिखना नहीं है। आर हमारा कितना है? तो आर है हमारा x/2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x गुना x स्क्वायर, 2 गुना 2 करेंगे 4, और ये पाई बच गया। ये हो गया बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। अब सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है कि एक वृत्त का व्यास जिसका क्षेत्रफल कितना? x² बटे 4 पाई, ये दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो 24 सेंटीमीटर वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकला? 576 पाई। 7 सेंटीमीटर वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकला? तो 49 पाई। इन दोनों को मिला करके इसका अकेले का क्षेत्रफल है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 576 पाई प्लस 49 पाई बराबर x²/4 इंटू पाई। इन दोनों में देखिए पाई कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो पाई को कॉमन ले लें, बचेगा 576 प्लस 49, और आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा x²/4 पाई, ठीक है। ये पाई गुना में है, इस साइड गुना में है, तो पाई और पाई कट गया, बचा क्या? तो 576 और 49 को अगर आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625 बराबर x²। इसको इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये बटे में है, तो 625 गुना 4 अब बराबर x²। तो सिर्फ x² बराबर क्या हो जाएगा? 625 गुना 4 करेंगे तो हो जाएगा आपका 625, 1250, 2500, ठीक है। तो x बराबर हो गया √2500, और √2500 का निकल जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट। तो आंसर हो गया पहला का C नंबर। आई होप कि आप ये इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, बहुत आसान था। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन हम सब गोला वाला देख लिए, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला। ये आपका त्रिकोणमिति का सवाल है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए मैं आपको इसमें फार्मूला भी बताऊंगा, ठीक है। तो सवाल है 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, फिर इधर भी है 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए, त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको त्रिकोणमिति का हर एक फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं 10वीं के बच्चे को काफी करवाता हूं यार, तो आप भी देख लीजिए। tan थीटा बराबर होता है sin बटे cos थीटा, ठीक है, और sec थीटा बराबर होता है 1 बटे cos थीटा। अब यही फार्मूला क्यों लगाए, ये भी सोचने वाला बात है। तो अगर आप sec और tan में कॉमन देखेंगे तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा? cos। तो हम सबको एलसीएम लेने में आसानी होगी। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो tan का उल्टा होता है cot, तो जो tan का फार्मूला है sin थीटा बाई cos थीटा, उसको आप रिमूव कर दें, मतलब उल्टा दें, तो cos थीटा बटे क्या हो जाएगा? sin थीटा, और cosec थीटा के बदले में होता है 1 बटे sin थीटा। तो मेनली हम सब फार्मूला लिखते जाएंगे। तो अभी तक कौन कौन सा फार्मूला लगा? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं सूत्र। पहला फार्मूला ये लगा कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। sec थीटा बराबर होता है 1 बटे cos थीटा। cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। cosec थीटा बराबर होता है 1 बटे sin थीटा।
ये 4 फार्मूला हम सब अभी तक त्रिकोणमिति में सीख चुके हैं। चलिए कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लें तो cos थीटा और cos थीटा का एलसीएम हो जाएगा cos थीटा। ये सब लेना बहुत ही आसान है। cos थीटा और cos थीटा का एलसीएम किससे लेंगे तो 2 और 5 और 4 से नहीं खिलाना है। तो एक नया पहाड़ा इन्वेंट हुआ जिसका नाम है cos थीटा। cos थीटा एक cos थीटा गुना 1 करेंगे तो cos थीटा, ठीक है, गुना करेंगे तो cos थीटा ही हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है कि cos थीटा को 1 से गुना करेंगे क्योंकि नीचे क्या है 1 और 1 के टेबल में cos थीटा कितने टाइम में मिलेगा तो cos थीटा टाइम में मिलेगा और cos थीटा को जब 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका cos थीटा। cos थीटा मिल गया। मिलने का मतलब हुआ कि cos थीटा और cos थीटा एक बार में आया और ऊपर आपका है sin थीटा तो 1 गुना sin थीटा करेंगे तो हो जाएगा sin थीटा। ऐसे ही तो आप एलसीएम लेते हैं। तो cos थीटा फिर मिल गया, 1 उतार दें, इसको घेराबंदी कर दें। उसी प्रकार सेम प्रोसेस इसमें अपनाएंगे, sin थीटा लिख दें। sin थीटा गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा sin थीटा। sin थीटा मिल गया यानी एक बार में मिला और 1 गुना cos थीटा करेंगे तो क्या होगा cos थीटा। यहाँ sin थीटा मिल गया 1। देखिए अब यहीं पे आपको समझना है, ये जैसा है वैसे ही अभी उतार दीजिए, कोई इसमें करना है नहीं है कुछ। यहाँ पे आते हैं, इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो दोनों को इधर उधर करेंगे तो कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाऊंगा, उसको ध्यान पूर्वक समझिएगा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं cos थीटा प्लस sin थीटा और यहाँ जो आप देख रहे हैं cos थीटा प्लस sin थीटा, इसको मान लेते हैं बेचारे को a, ठीक है, और इस एक को मान लेते हैं b। तो अब यहाँ पे अगर फॉर्मूला ऊपर ध्यान से देखें तो हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। a के जगह पे आप लिखेंगे cos थीटा प्लस sin थीटा क्योंकि ये पूरा है, यानी इस a के बदले में हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा और इस b के बदले में हो जाएगा 1। इस a के बदले में हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा और b के बदले में हो जाएगा 1। a के जगह पे फिर अब देखिए जब यहाँ पे a के जगह पे cos थीटा प्लस sin थीटा आया तो यहाँ पे भी हम सब क्या लिखेंगे cos थीटा प्लस sin थीटा, लेकिन इस बार क्या दे देंगे इसके माथा पे, चूंकि स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या दे देंगे स्क्वायर, और b के जगह पे आप 1 लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो ये एक और फॉर्मूला हम सब यहाँ पे सीख गए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसा आप लिखते जाएंगे बगल में। तो यही मैं समझाना चाह रहा था कि इस पूरे को मान लिए a, इस पूरे को मान लिए a, यानी cos थीटा प्लस sin थीटा हो गया a, cos थीटा प्लस sin थीटा हो गया a, एक हो गया आपका b और यहाँ पे एक हो गया आपका b। तो ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी गुना a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पे cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा और b के जगह पे 1। तो जब इसको आप तोड़ के लिखेंगे तो यही चीज आएगा। तो चलिए अब इसको हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया, तो सबसे पहले हो जाएगा a स्क्वायर यानी cos प्लस sin, चूंकि पूरे को माने हम सब a तो इसका स्क्वायर हो गया, और माइनस b का स्क्वायर, b के जगह पे क्या लिखे हैं 1, और नीचे क्या हो जाएगा नीचे cos इंटू साइन, तो cos थीटा गुना sin थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं। तो यहाँ पे 1 था हमारा, इस a को जाने दीजिए, b को जाने दीजिए, b को 1 माने थे हम सब, इसे भी जाने दें और इस घेराबंदी को हटा दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे था आपका cos थीटा प्लस sin थीटा, यहाँ पे भी क्या था cos थीटा प्लस sin थीटा। बार बार आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला आप सब सीखेंगे कि इसको तोड़ना है a प्लस बी का होल स्क्वायर पे। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो सबसे पहले a का स्क्वायर, तो a मानेंगे cos को और b मानेंगे sin को, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले a स्क्वायर यानी cos का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुना a किसको माने cos को, b किसको माने sin को,
अब प्लस बी स्क्वायर यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब माइनस 1 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 1। अब बटे क्या दे देंगे, बटे दे देंगे नीचे कॉस थीटा गुना साइन थीटा। ठीक है, अब ये कॉस थीटा और साइन थीटा को एक जगह आप कर लें, क्योंकि इसका अभी आपको जरूरत पड़ेगा, क्योंकि इसका वैल्यू कुछ होता है। और यहाँ क्या बच गया ऊपर, तो बच गया 2 गुना कॉस थीटा गुना साइन थीटा और -1। और नीचे आपका आ रहा है कॉस थीटा गुना साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए एक फॉर्मूला और सीखेंगे हम सब कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस पूरे के बदले में हो जाएगा आपका 1। क्या हो जाएगा, 1। तो इस पूरे के बदले में हम सब लिख देंगे, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऊपर बच गया 2 गुना कॉस थीटा गुना साइन थीटा और -1। अब नीचे बच गया कॉस थीटा गुना साइन थीटा। देखिए ये एक प्लस में है और ये एक माइनस में है, ये दोनों समाप्त हो गया। कॉस थीटा गुना में है, साइन थीटा गुना में है, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, सिर्फ बचा क्या 2। तो यही क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन में 2 है आपका डी नंबर, तो दूसरा का आंसर हो गया डी। तो ये कुछ फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेंगे, इसको याद करने का प्रयास करेंगे। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो पॉज करके रोक के लिख सकते हैं। चलिए तीसरा सवाल हम सब अब देखते हैं। तीसरा नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा आपको बनाने में। बोलता है किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर उस पर 10% और 10% का 2 क्रमिक बट्टा दिया जाता है, अंतिम लाभ प्रतिशत होगा। अभी आप सब बहुत ज्यादा मॉल में जब शॉपिंग करते हैं तो डिस्काउंट लिखा रहता है, ठीक है। लेकिन क्या कोई भी इंसान जो सेलर है, जो सेल कर रहा है, क्या वो कभी घाटा में अपना सामान बेचना चाहेगा? नहीं, लेकिन फिर भी वो डिस्काउंट देता है और हैवी डिस्काउंट देता है। मतलब कभी कभी तो मैं देखा हूं कि 70% तक डिस्काउंट दे दिया जाता है। तो कैसे उल्लू बनाया जाता है इस सवाल में आप देख लेंगे। बोलता है किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ा के, तो पहले जानेंगे कि हमारा वस्तु का मूल्य क्या है। तो मान लेते हैं, माना वस्तु का मूल्य, मैं साफ साफ इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप सब समझने में आप सबको आसानी हो। वैसे तो ये 1-2 सेकंड का काम है, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो माना वस्तु का प्रारंभिक मूल्य यानी पहले का मूल्य, प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया है। कितना है, 100 रुपीज है, ठीक है। 100 रुपया में 30% मूल्य बढ़ाया है। तो सबसे पहले 100 रुपया था, 30% मूल्य बढ़ाने पे, मूल्य बढ़ाने पर पहले दाम कितना था आपका 100 रुपीज, उसमें बढ़ा कितना दिया 30%। तो कितना बढ़ा दिया भाई, तो 100 गुना 30 और इस प्रतिशत के बदले में हो जाएगा 100। ये कट के कितना हो गया 30। तो पहले था दाम 100, बढ़ा के कर दिया 30, यानी अब इस वस्तु का मूल्य हो गया 130 रुपीज। 130 रुपीज, समझिएगा कॉन्सेप्ट। अब इस वस्तु के बढ़े हुए वस्तु के मूल्य पर पहले एक बार 10% का डिस्काउंट देता है, 10% का डिस्काउंट, और फिर पुनः 10% का डिस्काउंट। तो 130 का पहला 10% का डिस्काउंट निकालते हैं। तो पहला 10% का बट्टा मतलब डिस्काउंट होता है। तो 130 रुपीज था, इसका अगर आप 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 130 गुना 10 और बाय हो जाएगा 100। इसको जब आप कटा देंगे तो 13 रुपया क्या मिला है, डिस्काउंट। मैं इंग्लिश में लिख देता हूं डिस्काउंट, ठीक है। पहले मूल्य कितना था 130, पहला 10% आपको छूट दे दिया, तो बोला कि अब आप खरीद सकते हैं। 130 रुपया दाम था, 13 रुपया का आपको मैं डिस्काउंट दिया, तो हो गया 117 रुपीज इस वस्तु का मूल्य। तो आप फिर झगड़ा करने लगे, होता ही है, आप सब बार्गेनिंग बहुत करते हैं। तो बोले 117 रुपीज है तो फिर से डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। तो फिर मॉल वाला सोचा कि चलिए 10% और डिस्काउंट दे देते हैं, तो आप और ज्यादा खुश हो गए, तब और ज्यादा आप मार्केटिंग करेंगे। तो पुनः 10% का आपको डिस्काउंट दिया गया, यानी 117 का फिर से आपको 10%, यानी दूसरी बार आपको डिस्काउंट मिल रहा है। कितनी खुशी की बात है। तो दूसरा 10% का बट्टा मतलब डिस्काउंट, अभी मैं बात किया
तो पहले अब आपका मूल्य कितना आ गया 117, क्योंकि एक बार तो आपको 130 के बदले में 13 रुपया का डिस्काउंट ऑलरेडी मिल चुका है, तो अब वस्तु का मूल्य 117 रहा। अब 117 पे आप कह रहे हैं कि और 10% का छूट दीजिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा खुश हैं और मॉल वाला आपको 10% का और ज्यादा छूट दिया। तो अब देखते हैं ये 10% क्या होता है। तो हो गया 11.7%। ये भी आपको क्या मिला डिस्काउंट, कितने में मिला, तो 117 रुपीज आपका दाम था पहले, और उसमें दूसरा बार जो आपको डिस्काउंट मिला वो मिला 11 रुपया 70 पैसा। ठीक है, इसको जब आप घटाएंगे, यहाँ पे दशमलव देके 0 कर दें, तो 10 में 7 गया 3, 6 में 1 गया 5, 1 में 1 गया 0, कितना रुपीज हो गया। तो आप टोटल मॉल वाले को कितना पे करेंगे डिस्काउंट के बाद, तो 105.30 पैसा। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि अंतिम लाभ कितना हुआ। आपको मैं पहले क्या बताया था कि मॉल में आप जाएंगे 70% भी डिस्काउंट देगा तो वो फायदा में रहेगा, इस क्वेश्चन में भी फायदा में है। प्रारंभ में मूल्य कितना था 100, और अब आप कितना पे किए 105, यानी हमारे द्वारा जो डिस्काउंट के बाद पे किया गया वो पे किया गया कितना, तो 105.3, और पहले का मूल्य कितना था, पहले का मूल्य था 100, यानी अभी भी मॉल वाला भाई 5.3% फायदा में है। ठीक है, तो 5.3% क्या हो गया आंसर। तो डिस्काउंट वगैरह के चक्कर में ना रहे। ठीक है, वो 100 में भी अगर 100 उसका मूल्य है, वो 2 बार आपको डिस्काउंट देकर भी उल्लू बना करके 5.3% का फायदा कमा लिया। तो ये बट्टा पे सवाल आपका आएगा एग्जाम में, जल्दी से इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बढ़ते हैं एक और कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक के लिए, इसको बस समझेंगे, इसमें बनाना कुछ नहीं है, पर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ये क्लास 10 से लिया गया है प्रश्न। प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है जबकि q एक पूर्णांक है। ठीक है, सबसे पहले गौर करेंगे धनात्मक सम और पूर्णांक पे। धनात्मक हो गया प्लस वाला, सम हो गया जो 2 से कटे, और पूर्णांक मतलब कोई भी संख्या। ठीक है, तो देखिए q का वैल्यू मान लेते हैं, माना q का वैल्यू 1 है, क्या है 1 है, मान लिए। पहला क्या बोलता है, यह 3q का रूप होगा। अगर q का वैल्यू 1 रखेंगे, सब के ऊपर 1 रखेंगे, तो देखते हैं कि आंसर में सम कौन से कथन पे आता है। तो सबसे पहले 3q का रूप होगा, तो 3q है, 3q है। q का वैल्यू में आपको क्या समझाया 1, तो ये क्या सम है, नहीं है, ये 2 से कटेगा नहीं, तो पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। ठीक है, दूसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। q का वैल्यू में क्या रखने बोला हूं 1, तो 2 गुना 1 करेंगे 2 हो जाएगा, और 2 1 फिर 3 हो गया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सम पूर्णांक आना चाहिए। क्या बोल रहा है, सम पूर्णांक आना चाहिए। तीसरा है 2q, यहाँ q का वैल्यू रखेंगे 1, और 2 1 क्या आ गया 2, यानी ये सम पूर्णांक है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। तो ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, पर ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था। कभी आपसे विषम पूर्णांक पूछ लेगा तो ये सब में से कोई आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा पूछते रहता है, इसलिए इस सवाल को समझना इंपॉर्टेंट है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं, इंटरेस्टिंग है। चलिए एक बेलन का क्वेश्चन देखते हैं। तो एक बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और कुल सतह का क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कुल सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो ध्यान देंगे इस बात का। तो सबसे पहले अगर आपको फॉर्मूला मालूम होगा तो आप इसको बना लेंगे। तो बेलन का कुल सतह का क्षेत्रफल होता है, कुल सतह का क्षेत्रफल, कुल सतह का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। याद रखेंगे, बेलन का कुल सतह का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें आर हो गया आपका त्रिज्या। ठीक है, तो बगल में आप लिख लें कि आर हो गया भाई त्रिज्या कितना 7 सेंटीमीटर, और एरिया यानी क्षेत्रफल दिया हुआ है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आप बगल में लिख लें। तो बेलन का कुल सतह का क्षेत्रफल 968, तो इसके बदले में हम सब लिख देंगे 968। इन सब को अगर आप कॉमन लेंगे तो देखिए क्या क्या मिलता है। तो दोनों में 2 मिल रहा है, 2 ले लीजिए। दोनों में पाई मिल रहा है, पाई ले लिए। दोनों में आर मिल रहा है, आर ले लिए। एच बेचारा अकेला है क्योंकि इसी को तो निकालना है,
और r यहाँ पे 2 था तो 1 बाहर ले लिए तो 1 बच गया आपका। बाकी इसको आगे आने देते हैं। पाई का वैल्यू याद रखेंगे 22/7 होता है और 3.14 भी होता है। तो जहां यूज करने बोलेगा 3.14 वहां आप 3.14 यूज कर लेंगे, ठीक है। यूजुअली जो है 22/7 ही यूज होता है, इस बात का आप सब ध्यान देंगे। एच हमको पता नहीं है और आर भाई पता है हम सबको 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एक आर छूट गया, सॉरी, इस आर के बदले में भी हो जाएगा 7। तो ये 7 से 7 कट गया, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। इस 7 से ये 7 कट गया, इधर आपका बचा 968 और 22 गुना 2 करेंगे 44 h प्लस 7। ये 44 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, ये 44 इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड में कर दीजिए 44 से इसको डिवाइड करेंगे तो 44 968 2 बार खिलाएंगे तो 88 आ जाएगा। तो 16 में 8 गया 8 कट गया, 2 बार खिलाएंगे 88, यानी ये कट जाएगा कितने टाइम्स में, तो 22 बार में कट गया और यहाँ बच गया h प्लस 7। तो यहाँ लिखेंगे हम सब 22 बराबर h प्लस 7। इस प्लस 7 को इधर भेज दीजिए तो प्लस 7 जब इधर आएगा तो हो जाएगा -7 और 22 में जब 7 को घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 15 और हम सबको h ही निकालना था तो h बराबर कितना हो गया 15 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, यानी 5 का हो गया बी नंबर। तो ये सवाल इजी था, लेकिन क्या इजी नहीं था, तो ये फार्मूला, ये अगर आप भूल गए एग्जाम में तो फिर सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा डीएलएड में, ठीक है, फिर आप प्राइवेट से करते रहेंगे, इसलिए आपको जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब देखते हैं। चलिए, ये सांख्यिकी का सवाल है और बहुत ही छोटा सवाल है पर इंटरेस्टिंग सवाल है। यदि माध्य अनुपात माध्यिका 9:8 दिया है तब माध्यिका और बहुलक का आपको अनुपात निकालना है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, पहले जो दिया है इंफॉर्मेशन उसका यूटिलाइज किया जाए। तो माध्य अनुपात माध्यिका, ठीक है, 9:8 मान लेते हैं ये x में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं ये टर्म जो है वो x में है तो 9 गुना x करेंगे 9x हो जाएगा, 8 गुना x करेंगे 8x हो जाएगा। दोनों को x दे दिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, दोनों लड़ाई करना बंद कर देगा। चलिए, तो 9x अनुपात 8x हो गया। अब क्या है, माध्यिका और बहुलक का निकालना है। तो सबसे पहले बहुलक का एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको सिखाता हूं। तो ये सूत्र है, वहां तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा, आपको OMR शीट कलर करना है। बहुपद लिख रहा हूं मैं, सॉरी, बहुलक। तो बहुलक का सूत्र होता है 3 माध्यिका, याद रखेंगे आप सब, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब बताइए माध्यिका हम सबका है क्या, तो 9x है, सॉरी 8x है, और माध्य हमारा क्या है 9x है, इससे हम सबका बहुलक निकलेगा। चलिए 8 दिया 24x, 9 दूनी 18x, 24x में 18x गया 6x, ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका बहुलक। अब आपको किसका अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकालना है माध्यिका अनुपात बहुलक, माध्यिका अनुपात बहुलक, ठीक है। माध्यिका हम सबका पहले से कितना था, तो देखिए 8x, बहुलक हमारा कितना है 6x। इस अनुपात का मतलब होता है बटे, x x कट गया, 2 से ये कट जाएगा 4 टाइम में, ये 2 से 3 यानी 4/3, यानी हो जाएगा 4, इस बटे के बदले में अनुपात और फिर लिखेंगे 3, यानी 4:3। तो इस सवाल में हम सब क्या सीखे, तो इस सवाल में ये वाला फॉर्मूला सीखे। अब इस फॉर्मूले को आप किधर भी नचा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। 2 माध्य को उधर कर दीजिए, बहुलक को इधर कर दीजिए, माध्यिका को उधर कर दीजिए, तो ऐसा आप फॉर्मूला बना सकते हैं। तो आंसर हो गया आपका 4:3। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। 7वां प्रश्न देखेंगे हम सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्षेत्रों के आयतन का अनुपात 8:27 है, ठीक है। यदि r स्मॉल r है और कैपिटल R क्रमशः गोले की त्रिज्याएं हैं तो इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम सबको त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो अनुपात क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल का, किसका क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो गोले की क्षेत्रफल, तो सॉरी
गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इन दोनों का अनुपात बराबर है। पहले एक बार सॉल्व करने सीखेंगे, उसके बाद हम सब जानेंगे। तो एक तो 8 वाला है और एक है 27 वाला। तो मान लेते हैं एक गोला का अनुपात हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, अनुपात 4/3 पाई, और एक बार आर कौन सा दे देंगे, बड़ा वाला, तो आर क्यूब दे दें। इस अनुपात का मतलब अभी मैं आपको समझाया, इसका मतलब होता है बटे, क्या होता है, बटे। तो बाय कर दिए। अब ये 4/3 कट गया, पाई और पाई कट गया, बचा क्या, तो आर क्यूब बटे आर क्यूब। अब ये आर, छोटी आर का क्या है क्षेत्रफल, तो 8 है, और बड़ी आर का क्या है, 27 है। चलिए इसको अलग अलग थोड़ा सा सॉल्व कर लें। तो एक तो हो गया आर क्यूब बराबर 8, तो सिर्फ अगर आर देंगे तो √8 हो जाएगा, लेकिन कौन वाला, 3 वाला। अब आपको कोई ऐसा अंक सोचना है, आपको कोई ऐसा अंक सोचना है जो ये 8 बराबर 3 बार में कट जाए। तो आर 2 गुना 2 गुना 2 जब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इससे सिर्फ निकल गया त्रिज्या 2। क्या निकल गया, 2। चलिए कैपिटल आर लेते हैं। तो कैपिटल आर का हो जाएगा 27, आर बराबर हो गया √27। ठीक है, इस 27 को 3 भाग में तोड़ना है आपको, सेम आना चाहिए। तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27। तो बड़ी आर कितना निकल गया, 3, छोटी आर कितना निकल गया, 2। अब आपको निकालना क्या है, तो निकालना है हमको आर माइनस आर अनुपात आर। कितना है आर, तो बड़ी आर है 3, छोटी आर है 2, छोटी आर है 2, 3 में 2 गया 1, 1 अनुपात 2। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो सवाल छोटा है पर कॉन्सेप्ट वाला है, तो 1 अनुपात 2। ये सीरीज अगर आप कंटिन्यू बोलेंगे करने और ज्यादा से ज्यादा प्यार देंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं आगे और मेहनत करके आप सबको और ज्यादा प्रश्न करवाऊंगा। ठीक है, वैसे भी करवाऊंगा, लेकिन मैं मेनली बोल देता हूँ, एफर्ट लगता है तो लोग सोचता है कि उसका चैनल ग्रो हो, तो इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो इसको आप पहले उतार लीजिए, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया, जैसे इस वीडियो को खत्म करने के बाद कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, तो आप नीचे कमेंट कर देंगे कि ये वाला नंबर समझ में नहीं आया, तो मैं जब अगला क्लास शुरू करूंगा तो पहले उसी को डिस्कस कर लेंगे। जल्दी से 7 नंबर आप देख लीजिए। चलिए एक और त्रिकोणमिति का सवाल आ गया। तो सेक स्क्वायर सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 4 ऑप्शन में से। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इन सब सवाल को बहुत आसान तरीके से आप सीख सकते हैं। देखिए सेक पे 4 पावर है, सेक पे 2 पावर है, लेकिन कम से कम इसमें 2 पावर तो मिल ही सकता है, सेक स्क्वायर थीटा मिल ही सकता है। तो आप लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे कितना सेक स्क्वायर थीटा लिए, 2 सेक स्क्वायर थीटा लिए। यहाँ है कितना, 4 सेक स्क्वायर थीटा है, 4 में से 2 ले लिए, तो 2 अभी भी बचा हुआ है आप सबके पास। ठीक है, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा था वो ले ही लिए, तो सिर्फ बचेगा क्या, कुछ नहीं, 1। यानी सेक स्क्वायर थीटा गुना सेक स्क्वायर थीटा करेंगे तो सेक फिर 4 पावर थीटा हो जाएगा। और सेक स्क्वायर थीटा कितने टाइम्स में मिला, 1 टाइम्स में, तो 1 लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। अब ये क्या किए, तो 2 सूत्र यहाँ पे हम सब सीखेंगे। क्या क्या, तो एक सूत्र हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, और दूसरा सूत्र होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। इसको याद रखेंगे। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी हम सब त्रिकोणमिति का कुछ सूत्र देखे थे, तो उसको भी आप याद रख लीजिएगा। tan स्क्वायर थीटा गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा गुना tan स्क्वायर थीटा करेंगे तो हो जाएगा tan पे 4 पावर। इसको इधर कर दे, कोई भी दिक्कत नहीं है, बराबर तो है नहीं। ठीक है, तो सिंपल है। अब ऐसा आप लिखेंगे, 2 को 2 जोड़ 5 लिखे या 5 जोड़ 2 लिखे, बात तो बराबर है। उसी प्रकार tan पे 4 पावर थीटा लिखे इधर, या tan स्क्वायर थीटा इधर लिखे, बात बराबर है, कोई भी इशू नहीं है। तो आंसर कौन सा हो गया, tan पे 4 पावर और tan स्क्वायर, यानी बी नंबर, यानी 8 का आंसर क्या हो गया, बी। जल्दी से लिखेंगे इसको, और ये फॉर्मूला साथ साथ याद करते जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ याद करते जाए, योजना नहीं बनाना है कि याद करेंगे बाद में। ठीक है, बाद में अब समय नहीं है आपके पास, तो डायरेक्ट आप सॉल्व करते जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब। चलिए देखिए, संख्याएं 3, 5, 7 तथा 9 को बारंबारता क्रमशः x-2, x+3, x-3, x+4 सॉरी x+3 है। यदि माध्य इतना दिया हुआ है तो माध्य के बारे में बता रहा है, यानी ये सांख्यिकी का सवाल है। तो चलिए माध्य बराबर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। तो माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षण मतलब कुछ नहीं होता है जो ऊपर दिया गया है आपका, बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या, सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो माध्य हमारा कितना है, माध्य हमारा है 6.5। अब देखिए सभी प्रेक्षणों का योग का क्या मतलब हुआ, ये दिया हुआ है आपका x, जब आप माध्य बनाते हैं तो एक x आता है, एक f आता है। तो 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है और 9। f मतलब होता है बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बारंबारता। क्या दिया हुआ है, x-2, x+2, x-3 और x+3, यही दिया हुआ है। जब भी हम सब माध्य निकालते हैं इस टेबल के अनुसार तो x को f से गुना करते हैं, यानी 3 को इससे गुना कर देंगे, 5 को इससे गुना कर देंगे, 7 को इससे गुना कर देंगे और 9 को इससे गुना कर देंगे। तो चलिए यहीं पे हम करते हैं, उसके बाद जोड़ देंगे, ठीक है। तो सभी प्रेक्षणों का योग, इन सबको जोड़ा जाता है, गुना करने के बाद जोड़ा जाता है, तब fx आता है, जिसको आप सिग्मा fx बोलते हैं। आप क्लास 10th में अगर पढ़ाए होंगे या पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि सिग्मा fx क्या होता है। तो इन दोनों को मिला गुना करने के बाद जो लिखा जाता है वही होता है सिग्मा fx। तो चलिए यहाँ पे सभी प्रेक्षणों का योग क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हो जाएगा 3 गुना x-2, पहला नंबर समाप्त, योग है तो प्लस देंगे, 5 गुना x+2, योग है योग दीजिए, ठीक है, योग करना नहीं है अभी, यहाँ योग लिखना है। फिर आपका प्लस हो जाएगा 9 इंटू x+3, ये हो गया सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पे सभी प्रेक्षण हो गया f, आपको f के बारे में लिखना है, यानी इन सबको आपको लिखना है, मिला देना है। तो सबसे पहले हो गया x-2 प्लस x+2 प्लस x-3 और प्लस हो गया x+3, यही हो गया। तो ये सिग्मा fx, सिग्मा f, ये कभी मैं बता दूंगा एक, नहीं तो मैं बता ही दूंगा थोड़ी देर में, कोई एक सवाल या अगले दिन बता दूंगा, ठीक है। अच्छे ढंग से आपको एक सवाल ही बता दूंगा इसके ऊपर, क्लास 10 से लेकर के मैं आपको सिखा दूंगा। चलिए यहाँ पे मैं लिख दिया, अब आगे बढ़ते हैं। ये आयोग की समझ में आ गया होगा, ये x है, ठीक है, ये x था और ये f था। माध्य जब भी निकालते हैं तो माध्य का सूत्र एक और होता है, माध्य का सूत्र होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। सिग्मा मतलब कुछ नहीं हुआ, कुल हुआ, टोटल, ठीक है। f गुना x करेंगे fx हो जाएगा। x के जगह पे क्या था, 3 था, 5 था, 7 था, 9 था। f के जगह पे ये सब था, x-2, x+3, x-3 और x+3। जब इसको लिख देंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे और जो गुना करने के बाद होगा वो यहाँ लिखा जाएगा, इसका जोड़, यहाँ पे आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये अलग सा फॉर्मूला है। चलिए इसको आप सॉल्व करते हैं हम सब। 3 गुना x करेंगे 3x, 3 गुना 2 करेंगे 6, 5 गुना x करेंगे 5x, 5 गुना 2 10, 7 गुना 3 7x और प्लस और माइनस होता है माइनस। 7 गुना 3 करेंगे 21, 9 गुना x हो जाएगा 9x और प्लस हो जाएगा 9 तिया 27। कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगा। आइए देखते हैं इसमें। तो 3 प्लस में है, 3 माइनस में है, कट गया। 2 प्लस में है, 2 माइनस में है, कट गया। x कितना बच गया, 1 2 3 4, टोटल 4x बच गया। 4x से इसको गुना करना है, तो चलिए करते हैं। तो 6.5 इंटू 4x बराबर, यहाँ पे सारा x देख लीजिए कितना है, तो 9x 7x 16x, 16 5 21x और 21 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24x। यहाँ प्लस वाला पहले जोड़िए, तो यहाँ पे 27 एक प्लस वाला है और 10 है प्लस वाला, यानी 27 और 10 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 37 प्लस में, 21 है माइनस में और 6 है माइनस में, तो माइनस हो गया 27, ठीक है। 21 और 6 कितना हो जाएगा 27, 10 हो गया आपका जमा, तो यहाँ हो जाएगा 10। चलिए इसको गुना करते हैं। x हो गया 5 चौक 20, 6 चौक 24, 1 25 1 26, यहाँ कट गया बराबर 24x प्लस 10। अगर यहाँ पे आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, तो यहाँ बच गया 26x। जब प्लस 24x को उस साइड ले जाएंगे, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 24x और बराबर हो गया 10। 26x में 24x को घटा दे तो 2x हो जाएगा
और x बराबर हो गया 10/2, ये कट के क्या हो गया 5, तो x बराबर हो गया 5। क्या 5 ऑप्शन में है, तो ए नंबर इज द राइट आंसर, यही हो गया। चलिए जल्दी से इसको लिख लें आप सब। चलिए ये सबसे आसान सवाल है। एक आयत का क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो सिंपल है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई हमारा कितना है 15, चौड़ाई कितना है 10, गुना करेंगे कितना होगा 150। ठीक है, तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। इसका परिमाप अगर कभी पूछ ले तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 गुना होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये भी आप लिख लेंगे। तो 10 का आंसर हो गया सी नंबर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत ही नॉर्मल सा सवाल था ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक लाइन का क्वेश्चन है पर समझने वाला है। प्रथम 10 अभाज्य संख्या की माध्यिका है। पहले आपको, बहुत लोगों को तो ये नहीं पता होगा कि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो सबसे पहले अभाज्य संख्या जान लें। देखिए मैं इसमें जल्दी जल्दी बताने वाला हूं नहीं इस क्लास में कि तुरंत आंसर ले आइए, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको फिर पढ़ाना है तो आप सीखेंगे नहीं तो फिर पढ़ाएंगे कैसे आगे टीचर बनके। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के टेबल में मिले या खुद में मिले बोल सकते हैं, स्वयं के टेबल में मिले, स्वयं के पहाड़ा में मिले, लिख देता हूं, स्वयं के पहाड़ा में मिले, मतलब टेबल वही बात, उसे क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। इस डेफिनेशन को आप सब लिख लेंगे। अब उदाहरण के तौर पर समझते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है। ठीक है, अब 2 की बात करें तो 2 किस में मिलता है, सिर्फ एक में मिलेगा, नहीं तो खुद के टेबल में मिलेगा। आपका डिफिनेशन क्या कहता है, वैसी संख्या जो एक और खुद स्वयं के पहाड़ा में मिले उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ऐसा आपको प्रथम 10 अभाज्य संख्या यानी 1 से शुरू करना है और आपको पहला 10 अभाज्य संख्या लिखना है। तो एक तो अभाज्य संख्या होता नहीं है क्योंकि एक सभी में कॉमन है। ठीक है, एक गुना मैं भी हो जाऊंगा तो मैं ही आ जाऊंगा। ठीक है, तो एक सब में कॉमन है। तो सबसे पहला अभाज्य संख्या हो गया 2, फिर 3 भी दिखे एक में मिलेगा, नहीं तो 3 के ही टेबल में मिलेगा, फिर 5, फिर 7, फिर 9 नहीं 10 नहीं 11, 13, 14, 15, 16, 17 हो जाएगा आपका, फिर 19 हो जाएगा, 19 के बाद हो जाएगा आपका डायरेक्ट 23, 10 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और बचा तो 23, 27 नहीं होगा 29। ठीक है, 10 हो गया। प्रथम 10 अभाज्य संख्या ये हुआ 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29। ठीक है, ये सारा एक में मिलेगा, नहीं तो खुद के टेबल में मिलता है। अब हमको निकालना क्या है, माध्यिका। देखिए माध्यिका निकालने का सिंपल है, माध्यिका निकालने का ये लाइन वाले में अब क्या है, तो सबसे पहले तो ये तो हम सब सीधा लिखे हैं। तो माध्यिका निकालने का 2 तरीका होता है, याद रखेंगे आप सब, भूलना नहीं है ये सब। एक तो पहले संख्या को अवरोही यानी, चलिए पहले आरोही लिख लेते हैं। सबसे पहले आरोही यानी छोटे से बड़े के क्रम में सजाएं, छोटे से बड़े के क्रम में सजाएं। फिर अवरोही, अवरोही मतलब होता है बड़े से छोटे के क्रम में सजाएं, बड़े से छोटे के क्रम में सजाएं। ठीक है, आरोही अवरोही के क्रम में सजाएं। तो ये छोटा से बड़ा सजा हुआ है, इसमें हम सबको सजाना कुछ है नहीं। अब देखिए अगर मान लेते हैं कि 5 है 7 है 9 है, ठीक है, 3 आदमी है, मतलब 3 अंक है, उनमें से हम सबको निकालना है कि इसका माध्यिका क्या होगा। तो इधर से एलिमिनेट कर दीजिए, इधर से बीच वाला क्या बच गया 7। लेकिन कहीं कहीं माध्यिका निकालने के दौरान में बीच में 2 आ जाएगा। कैसे, तो अभी देखिए इस सवाल में, जो आपका सवाल है, इधर से 4 हटाइए, इधर से 4 हटाइए, बीच में क्या बच गया 11 और 13। तो माध्यिका अब यहाँ पे कैसे निकलेगा, अगर सिर्फ 11 ही रहता अकेला तो 11 डायरेक्ट आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे अब क्या आ गया 13। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे,
माध्यिका कैसे निकालेंगे, तो 11 + 13 और बटे क्या कर देंगे 2, 11 और 13 को जोड़ेंगे तो 24 और कट के कितना हो गया 12, तो आंसर क्या हो जाएगा 12। यानी माध्यिका निकालना है अगर इस लाइन के अनुसार सवाल देगा तो पहले आरोही या अवरोही में निकाल लेंगे, यानी या तो अंक को बड़े से छोटे में सजाएंगे या छोटे से बड़े में सजाएंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि बीच में कोई अंक रह गया, मान लेते हैं कि इधर से 4 हटा और बाद में 11 आ जाता है, यानी टोटल 9 ही अंक रहता, तब तो 11 आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ टोटल कितना अभाज्य संख्या बोला है, 10 अभाज्य संख्या का माध्यिका निकालना है, तो 10 के लिए आपको 10 लिखना पड़ेगा और 10 में 4 इधर से हट गया, 4 इधर से हट गया, बीच वाला जो बच गया उन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे। हमेशा किससे भाग करना है 2 से, ये नहीं कि इसमें अतिरिक्त 3 और 4 लगा देंगे, नहीं, हमेशा 2 से आपको भाग करना है। इस प्रकार आंसर हो गया 11 का सी नंबर 12। गणित अगर हम पढ़ा रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर देंगे इस वीडियो को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं 12वें सवाल की ओर। सेशन लंबा जा रहा है लेकिन आई होप कि आप सबको मन लग रहा होगा मैथ पढ़ने में। चलिए 12 नंबर देखते हैं। किसी आवृत्ति वितरण का माध्यिका निम्नलिखित में से ग्राफ से निकाला जाता है कौन सी विधि से, तो इसका आंसर डायरेक्ट आप याद रख लीजिए, त्वरण होता है। तो ये 13.4 क्लास 10th का है। ये सब मुझे याद है क्योंकि मैं पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो क्लास 10th का वैसे भी मुझे याद है। तो 14.4 में ये सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। त्वरण क्या होगा, त्वरण इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे समझेंगे, बहुत ही ये इंटरेस्टिंग सवाल है। 13 नंबर, दो क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा। दो क्रमिक सम संख्या यानी लगातार सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा, तो पहला सम संख्या मान लेते हैं, पहला सम संख्या 2 है और दूसरा सम संख्या 3 तो होगा नहीं, 4 होगा। तो दो क्रमिक का एचसीएफ निकाल लीजिए। तो 2 से 2 कट गया, 4 कितना आ गया, किससे लास्ट बार में कटा 2 से, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। लेकिन दो क्रमिक संख्या अगर पूछ ले, ध्यान देंगे सवाल में, दो क्रमिक संख्या या दो क्रमिक विषम संख्या, मान लेते हैं यहां मैं सम पे क्वेश्चन लगाया हूं, विषम पूछ दिया आपसे, तब क्या करेंगे, तो दो क्रमिक विषम संख्या अगर आपसे पूछ ले तो दो क्रमिक संख्या के बारे में मान लेते हैं 1 और 2, तो 1 और 2 का हमेशा एचसीएफ क्या हो जाएगा, हमेशा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ उसी को बोलते हैं हायर कॉमन फैक्टर, जिससे लास्ट टाइम कट जाए तो 1 से कटाए, एक आंसर हो जाएगा। और दो क्रमिक विषम संख्या, तो मान लेते हैं एक विषम संख्या 3 है और दूसरा विषम संख्या 5 है, तो 3 से 5 में निकालिए, तो 3 एका 3, फिर 2 3 को आगे कीजिए, 2 एका 2, फिर इस 2 को आगे कीजिए, 1 से 2 कट गया, तो फिर लास्ट में क्या आया, एचसीएफ 1। याद कर लीजिए, देखिए दो क्रमिक सम संख्या जब रहेगा एचसीएफ हमेशा क्या आएगा, ऑलवेज 2, ठीक है, हमेशा 2 आएगा। और दो क्रमिक संख्या और दो क्रमिक विषम संख्या रहेगा तो हमेशा एचसीएफ 1 आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा दिया, तो ऐसा सवाल आपको पूछ सकता है और ये सब फ्री का नंबर आपको देगा डीएलएड में, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, जो हार्ड है तो वो हार्ड है ही, हार्ड वाला आंसर शुरू में ही देख लिए 1 2 3। तो चलिए 14 नंबर देखते हैं, जल्दी से इसको देख लीजिए आप सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यदि बहुपद, ये दिया हुआ समीकरण का गुणनखंड x-2 हो तो p का मान, इसमें कुछ भी नहीं करना है, एक अलग से कुछ दिया रहेगा सवाल में x-2, इसका सबसे पहले आप शून्यंक निकाल लीजिए। कैसे, तो x-2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, -2 इधर आएगा तो हो जाएगा सिर्फ 2। अब इस वाले बड़े वाले समीकरण को आप लिख लें, बहुत ही आसान है, और बराबर आप दे देंगे 0। x का वैल्यू कितना आया 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का क्यूब, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 का क्यूब, फिर 2, फिर +8 बराबर 0, 8 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 को जब आप 3 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। यहाँ 2 को पहले, देखिए बहुत विद्यार्थी क्या गलती करते हैं, 4 को 2 से गुना कर देते हैं, तो 4 गुना 2 पहले नहीं करना है। बोर्डमास रूल ये कहता है कि पहले जो छोटी ब्रैकेट में है उसका आप सॉल्व करेंगे, तो 2 गुना 2 हो गया 4 और 4 गुना 4 करेंगे तो हो जाएगा 16, 2 गुना p करेंगे 2p हो गया और बराबर 0। सारा जमा पैसा है, एक भी कर्जा वाला है नहीं, कर्जा वाला मतलब माइनस वाला, तो 16 और 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 24 और 24 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32 बराबर 0। इस 32 को भाई को इधर भेज दीजिए, -2p बराबर +32 इधर आया -32,
तो सिर्फ p बराबर, चूंकि ये गुना में है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा बटे, ये दोनों कट गया, p बराबर क्या हो गया 16। आंसर हो गया 14 का ए नंबर 16। चलिए इसका एक ट्रिक होता है 15 नंबर क्वेश्चन का। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा? तो 20 तो इसका सूत्र होता है n स्क्वायर, यानी नंबर का स्क्वायर। कितना नंबर आपका दिया हुआ है 20, तो 20 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये याद रख लेंगे आप सब। अब बैठ के 1 गुना 2 गुना 3 गुना ऐसे नहीं करना है, 20 बार, ठीक है। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला से आप याद कर ले। 400 हो जाएगा आंसर, तो 15 का आंसर हो गया बी। चलिए जल्दी से भी 5 सवाल और देखना है हम सबको। सेशन लंबा खींच रहा है पर आप 20 क्वेश्चन पूरा करके ही जाना है हम सबको। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ध्यान से समझेंगे। 16वां प्रश्न, 21 छात्रों का माध्य भार 21 केजी है तथा उसमें से एक छात्र 21 केजी का भार वाले छात्र को हटा दिया जाए। उस छात्र को हटाने पर अब समूह का मध्य भार क्या होगा? तो सबसे पहले 21 छात्रों का माध्य भार कितना दिया है 21 केजी, यानी टोटल हो गया यहाँ पे 21 गुना 21 कितना हो गया 441, यानी सब 21 आदमी का 21 किलो वेट है तो 441 केजी हो गया। अब इस 441 केजी में एक बच्चा जिसका वेट 21 केजी था उसको हटा दिया, ठीक है, हटा दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हो गया, अब हम सबके पास कितना केजी बच गया 420 केजी। जब एक बच्चा हटा, यानी पहले 21 छात्र था उसमें से एक बच्चा हट गया, तो अब कितना छात्र बच गया? तो आप सब बोलेंगे 20, और ये 20 छात्र का औसत भार कितना हो गया 420 केजी। यानी अब हम सबको निकालना है इसका मध्य भार। तो मध्य भार कैसे निकलेगा? तो माध्य भार बराबर एक बच्चा को हटाने पे कितना वेट हुआ 420, पहले 21 छात्र था, एक बच्चे को हटा दिए 20 छात्र हो गया, तो बाय 20, और इससे जब आप कटाएंगे तो 21 हो जाएगा, यानी इसका भी आंसर क्या हो गया 21 केजी। तो बी नंबर इज अ राइट आंसर। ठीक है, 17 नंबर बहुत ही जबरदस्त सवाल है। संख्या 2, 2, 4, 5 तथा 12 के लिए निम्न में से कौन सही है? माध्य, माध्यक और बहुलक। तो सबसे पहले आप तीनों का गणना कर लें। सबसे पहले हम सब निकाल लेते हैं, मान लेते हैं माध्य, ठीक है। तो माध्य कैसे निकलेगा? तो माध्य निकालने का सूत्र होता है नंबर 1, अभी थोड़ा देर पहले सीखे थे, सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या। सभी प्रेक्षणों का योग, तो 2 + 2 + 4 + 5 + 12, और सभी प्रेक्षणों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5। सॉल्व कीजिए तो 12, 5, 17, 17, 4, 21, 4, 25, कटा जब देंगे तो हो जाएगा 5। ये क्या निकल गया माध्य। दूसरा चीज निकालिए माध्यिका। तो माध्यिका भी अभी हम सब तुरंत पढ़े थे कि पहले अवरोही क्रम में सजा ले, तो क्या है 2 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 5 है और फिर 12 सजा हुआ है। इधर से 2 को हटा दें और इधर से भी 2 को हटा दें, जो बीच में बच गया वो हो गया आपका माध्यिका। तो माध्यिका आ गया 4। अब एक बचा बहुलक। तो बहुलक में जो उस सारे संख्या में सबसे अधिक है वही हो जाएगा बहुलक। तो सबसे अधिक बार कौन आया है? 2 आया है, तो 2 हो गया बहुलक। अब देखिए कौन सा कॉन्सेप्ट सही होगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो बहुलक से बड़ा माध्य है, यानी माध्य जो है वो बहुलक से बड़ा है। तो जिधर बड़ा होगा उधर मुंह खुल जाएगा, क्योंकि माध्य हमारा क्या है 5 और बहुलक हमारा है 2। तो आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। तो ये बहुत ही इजी सवाल था पर कॉन्सेप्ट वाला सवाल था, तो डी हो गया। चलिए बचा हुआ है 3 प्रश्न, देख लेते हैं हम सब। देखिए इस सीरीज का 3 क्वेश्चन बच गया है, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई है। तो 17 क्वेश्चन इसमें रहने देते हैं। अगला जो सेट आएगा उसमें मैं 23 क्वेश्चन आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी लंबी वीडियो बन गई है। आप सब 17 क्वेश्चन देखिए, जो समझ में नहीं आएगा मुझे आप बोलेंगे कमेंट करके, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वीडियो और सेशन पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।